Hey guys, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. नीट 2023 की जो हमारा एग्ज़ाम है मई के अंदर, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हम सीरीज़ लेके आए हैं उसमें हमारा ये 6th वीडियो है, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है क्लास 12th का, उसके डाउट्स को, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग का। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है वो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान 3rd मंथ के लास्ट तक होता है, यानी कि जो फीटस बनना शुरू हो जाता है उसके बाद में 3रे महीने के लास्ट तक। इसका काम क्या होता है? एंड्रोजन्स को ये नहीं सिक्रीट करता है। ठीक है, एंड्रोजन्स को लीडिंग सेल सिक्रीट करते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन, जिनको HCG कहा जाता है, ये हार्मोन्स जो होते हैं ये रिलीज़ किए जाते हैं बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। HCG के अलावा ये HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इनका भी सिक्रीशन करता है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा जो है ये अंड कोशिका जो होती है ह्यूमंस में, फैलोपियन के अंदर जो रिलीज़ किया जाता है ओवम, उसके बाहर मिलने वाली एक लेयर होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ लेयर ऑफ ओवम। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या इनको काउपर्स ग्लैंड भी कह दिया जाता है। काउपर की ग्रंथियाँ, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स मिलती हैं: प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल या शुक्राशय, एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। सेमाइनल वेसाइकल के जस्ट नीचे एक पेयर में ये ग्लैंड्स मिलती है और इनका काम होता है एक तो पेनिस की लुब्रिकेंट बनाना, ठीक है, उसके लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाना। दूसरा जो सीमन होता है, वीर्य जिसे कहा जाता है, उसकी एसिडिक नेचर को कम करना या न्यूट्रल कर देना। ठीक है, तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं ये लुब्रिकेशन का काम करती है। लास्ट रहेगी लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स या इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह देते हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये एंड्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और ये सेल्स टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं, सेमाइनल वेसाइकल्स और शुक्र जनन नलिकाओं के साथ में। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं जो हमने मैच किया उसके हिसाब से। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि ए से एफ तक जो करेक्ट ऑर्डर है हमें वो बताना है। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए जो है ये है यूट्रस, गर्भाशय की सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर, जिसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। बी पोर्शन, यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, बी जो है वो है मायोमेट्रियम, और ये यहाँ पर जो लेयर होती है ये लेयर कहलाती है पेरीमेट्रियम। तो ए और बी हमें मिल गए, ए है एंडोमेट्रियम, बी है मायोमेट्रियम। इसके अलावा अगर हम सी की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये कहलाता है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, जिसमें से जो सी पोर्शन है वो क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम ये पोर्शन कहलाता है एम्प्यूला, और जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है इसे कहा जाता है इस्थमस। ठीक है, तो सी के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इनफंडिबुलम। डी जो होता है ये इसका ये पोर्शन जो होता है जहाँ पे बहुत सारी फ्रिल सी लगी रहती है, इनको कहा जाता है फिम्ब्री। फिम्ब्री, तो डी पोर्शन के लिए फिम्ब्री करेक्ट ऑप्शन है। ई और एफ की अगर हम बात करते हैं, ई जो है एफ पोर्शन जो होता है, एफ पोर्शन को वेजाइना कहा जाता है, और ई पोर्शन जो है इसको कहा जाता है सर्विक्स। सर्विक्स एक छोटी सी कैनाल या ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें यूट्रस या गर्भाशय खुलता है, इसके थ्रू यूट्रस जो होता है वो वेजाइना के अंदर खुलता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, डी को ओविडक्ट फनल नहीं कहते हैं, ए को पेरीमेट्रियम नहीं कहते, इसके कारण ये गलत हो गया। ठीक है, बी को एंडोमेट्रियम नहीं कहते, इसको मायोमेट्रियम। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी को कहते हैं इनफंडिबुलम, डी को कहा जाता है फिम्ब्री, और ई पोर्शन को क्या कहा जाता है? सर्विक्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सेम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इस बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए जो है ये लेयर या फिर ये जो डक्ट है, ये डक्ट कहलाती है वासा डेफरेंस, या फिर इसे हिंदी में कहा जाता है शुक्र वाहिनी। ये आगे जाकर के जिसके अंदर खुलती है इसे कहा जाता है सेमाइनल वेसाइकल, या इसको ही कह देते हैं शुक्राशय। ठीक है, इसके जस्ट नीचे जो ग्लैंड्स होती है, दो ग्लैंड्स यहाँ पर मिलती हैं। जो ऊपर वाली ग्लैंड होती है वो ग्लैंड कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और जो नीचे वाली ग्लैंड होती है वो ग्लैंड कहलाती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शंस दिए ही नहीं गए हैं, शायद वो मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमने देख लिया ABCD का पूरा प्रॉपर। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, वहाँ से रेटेटेस्टिस, उसके बाद में वासा एफरेंशिया, उसके बाद में एपिडिडाइमस, उसके बाद में वासा डेफरेंस, फिर इजैक्युलरी डक्ट, इजैक्युलेटरी डक्ट, और उसके बाद में यूरिथ्रा के अंदर। हिंदी में बात करते हैं तो शुक्रजनन नलिकाएं, उसके बाद में वृषण जालक, फिर शुक्रवाहिनियाँ, इसे अपवाही वाहिनी के भी कहते हैं, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहिकाएं, स्खलन वाहिनी और मूत्रमार्ग। ठीक है, जिसमें से जो पहले 3 होते हैं वो टेस्टिस के पार्ट होते हैं, बाकी के जो पोर्शन होते हैं वो अलग पार्ट में बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बार्थोलिन की ग्लैंड्स। बार्थोलिन की ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पर मिलती है? सबसे पहले तो ये कि ये जो बार्थोलिन की ग्लैंड्स होती है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, यानी कि मादा जनन तंत्र जो है वो उसमें मिलती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये ह्यूमन वेजाइना जो होती है उसके दोनों तरफ मिलती है, और इनका काम होता है वेजाइना को लुब्रिकेशन करवाना, ताकि पार्चुरेशन के टाइम पे, प्रसव के टाइम पे ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए और पार्चुरेशन के लिए, दोनों के लिए ये ग्लैंड्स क्या होती है, यूजफुल होती है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ईदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस। ह्यूमन वेजाइना में दोनों तरफ एक जोड़ी होती है। ईदर साइड ऑफ वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस मेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। हेड ऑफ सम एम्फीबियंस नहीं, रिड्यूस टेल ऑफ बर्ड्स नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का ही है। ठीक है, एक तरफ हार्मोन्स दिए गए और एक तरफ उससे बनने वाले कंडीशंस। ओवरी जो है, ओवरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? ठीक है, ओवरी या अंडाशय ह्यूमंस के अंदर ये सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं, हमने पहले भी बात की थी। HCG जो होते हैं वो किससे सिक्रीट किए जाते हैं? बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा HCG HPL कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ओवरी भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करती है और प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है। कार्पस ल्यूटियम जो होती है, कार्पस ल्यूटियम बनती है जब अंडाशय या ओवरी से ओवम का रिलीज कर दिया जाता है। ओवम रिलीज कर दिया जाता है किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो उसका जो बचा हुआ पोर्शन होता है, फॉलिकल का जो बचा हुआ पोर्शन होता है, वो क्या बना लेता है? थोड़े टाइम पीरियड के लिए एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है, जो कुछ टाइम पीरियड के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस ग्लैंड को क्या कह दिया जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और इसका काम क्या होता है? जब तक प्लेसेंटा ना बन जाए तब तक प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करना। ठीक है, लीडिंग सेल्स या इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, इनका काम होता है एंड्रोजन को रिलीज करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का होगा सेकंड, बी का होगा फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको नीट के रिगार्डिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस चाहिए और आपको हमारे प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, क्लासेस की PDF चाहिए, या क्लासेस के टाइम के बारे में पता करना हो, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन पुट्टिका से ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके लेवल बढ़ने पर ग्राफियन पुट्टिका से ओवम रिलीज हो जाता है, या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन से होता है? ठीक है,
तो इसको हम अगर थोड़ा सा देख लेते हैं तो ओव्यूलेशन के टाइम पे एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब ओव्यूलेशन होता है तब पिट्यूटरी से निकलने वाले दोनों हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस एस्ट्रोजन, ये इन सब तीनों का लेवल क्या होता है, हाई लेवल होता है। ठीक है, 4 ही हार्मोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो आर्तव चक्र या मासिक चक्र को कंट्रोल करते हैं, LH, FH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग के टाइम पे ये तीन तो क्या होते हैं, हाई होते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं उसकी क्वांटिटी या उसका लेवल क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में अगर बात करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लो, LH और FSH की लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र की जो ल्यूटियल फेज होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी नई फॉलिकल डेवलप नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम फेजेस की बात करते हैं तो मेनली 3 फेज होती है। पहली तो होती है मेंस्ट्रुएशन फेज या इसे कहते हैं आर्तव चक्र। ठीक है, दूसरी जो फेज होती है वो होती है फॉलिकुलर फेज या इसको कह दिया जाता है वृद्धि प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था। थर्ड जो आती है वो आती है पोस्ट ओव्यूलेशन या इसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद वाली जो अवस्था होती है वो स्टेज भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है LH और FSH जो है इस कंडीशन में तो क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग के दौरान भी ये क्या रहता है, कंडीशन इनकी हाई रहती है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के दौरान इनकी कंडीशन क्या रहती है, लो। ये बोला गया है कि नई फॉलिकल्स का सिंथेसिस जो है इसकी थर्ड स्टेज के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? थर्ड स्टेज के अंदर LH और FSH जो है वो दोनों क्या रहते हैं, लो कंडीशन में रहते हैं। फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, सही है, लेकिन इसके कारण नई फॉलिकल का निर्माण होना रुकता नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट डेवलपिंग न्यू फॉलिकल्स। ठीक है, FSH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, नहीं, ल्यूटियल फेज के अंदर FSH का लेवल क्या होता है, लो। LH लेवल का भी क्या होता है, लो। दोनों के दोनों लेवल क्या होता है, लो। इसी कारण से नई फॉलिकल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। फॉलिकल के सिंथेसिस के लिए LH और FSH का हाई होना ज़रूरी है, जो कि फॉलिकुलर फेज में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस या जो अंड कोशिका होती है, ठीक है, अंडक जिसे कहा जाता है, उससे कब सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2n कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होती है ऊगोनिया या वो जिस मदर सेल जिससे कि आगे जाकर के oocyte बनेगा, इससे बनती है प्राइमरी oocyte जिसे कह दिया जाता है प्राथमिक अंडक। ठीक है, इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट से बनती है सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडक, और इसके साथ में क्या बनती है, एक पोलर बॉडी या एक ध्रुवीय पिंड। इसमें और इसी कंडीशन में ही इसका क्या हो जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। सेकेंडरी oocyte जो होती है वो क्या हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल से अंड के रूप में, यार हम कहते हैं ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग के दौरान इसी फॉर्मेशन में क्या कर दी जाती है, रिलीज। और ये तब तक इसी फॉर्म में पड़ा रहता है जब तक कि इसकी जोना पेल्यूसिडा, ओवम की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसका नाम होता है जोना पेल्यूसिडा, उस जोना पेल्यूसिडा को कोई भी एक स्पर्म आकर के पेनिट्रेट नहीं कर देता है। यानी कि इसमें जो मियोसिस सेकंड है वो कब होता है, मियोसिस सेकंड होता है स्पर्म की एंट्री के बाद में, क्योंकि मियोसिस सेकंड के होने के लिए जो स्पिंडल फाइबर के सिंथेसिस के लिए जो सेंट्रोसोम होता है वो स्पर्म के सेंट्रोसोम से लिया जाता है। तो सेकंड मियोसिस के लिए सेंट्रोसोम नहीं होता, वो तब तक नहीं मिलता जब तक कि स्पर्म की एंट्री नहीं हो जाती। ठीक है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है
कि सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगी। सेकंड पोलर बॉडी तब बनती है जब सेकंड मियोसिस होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हम चारों में से देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, कि जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं हो जाती है फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले, तब तक सेकंड मियोसिस नहीं होता और तब तक सेकंड पोलर बॉडी भी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। अस्थाई एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। पीनियल परमानेंट है, कॉर्पस कार्डियम कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एलेटम, एलेटम भी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जो अंडोत्सर्ग के बाद में, ओव्यूलेशन के बाद में जो बचा हुआ पोर्शन ग्रैफिन फॉलिकल का रह जाता है, वो कुछ टाइम पीरियड तक एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है और प्रोजेस्टेरोन का क्या करता है, सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल होती है उसको बनाए रखने का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, ठीक है। GnRH होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। GnRH की फुल फॉर्म जो है वो होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन की, तो एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये रिलीज करता है GnRH को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये जाते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि या एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और वहाँ से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के अंदर आते हैं LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि गोनाड्स यानी कि जनन अंगों के निर्माण को और उनके प्रॉपर फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। सर्टोली सेल्स को कंट्रोल करते हैं, लीडिंग सेल्स को कंट्रोल करते हैं, एंड्रोजन और स्पर्म सिंथेसिस करवाते हैं। इसी तरीके से फॉलिकुलर स्टिमुलेशन को कंट्रोल करते हैं, अंड का निर्माण, ओवम सिंथेसिस और ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे, क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है कि GnRH की जो पल्स फ्रीक्वेंसी है फीमेल्स के अंदर, जो GnRH हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाता है और जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन करता है लेकिन इनहिबिन नहीं, प्रोजेस्टेरोन ओनली नहीं, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन नहीं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओवरी जो होती है फीमेल ओवरी, ओवरी में मिलने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये जाकर के हाइपोथैलेमस को फीडबैक इनहिबिशन देते हैं, ठीक है। कि ये दोनों जो है अगर हाइपोथैलेमस को जाकर के स्टिमुलेट करने का और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देने का काम भी यही करते हैं कि अगर LSH और FSH और LH की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जिससे कि उनका निर्माण जो होता है क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो GnRH हार्मोन और GH हार्मोन के रिलीज को ये कम करवा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंटेड। मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर स्पर्म्स के बाइंड करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स मिलते हैं ओवम की आउटर सरफेस के ऊपर, और वो जो है कौन सी लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शंस है कोरोना रेडिएटा, विटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटेलाइन स्पेस और जोना पेल्यूसिडा। तो जो जोना पेल्यूसिडा होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है, और इसी के ऊपर ही स्पर्म्स के मैमेलियन स्पर्म्स के बाइंड करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जो होते हैं वहाँ पर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो होते हैं वो किसे कहते हैं। ऑप्शंस आर प्रेगनेंसीज विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, नहीं, आनुवंशिक विभिन्नताओं के साथ में होने वाली प्रेगनेंसीज को नहीं कहते, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट एनी साइट अदर देन यूट्रस। गर्भाशय के अलावा, यूट्रस के अलावा अगर एम्ब्रियो जो है वो कहीं और इम्प्लांट हो जाता है
तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि अपनी जो प्रॉपर जगह थी यूट्रस उसके अलावा कहीं और जाकर के अगर वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। जैसे कई बार एम्ब्रियोज जो है वो फैलोपियन ट्यूब या जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है उसके अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं गलती से, तो उसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी के जो दो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन यूट्रस, गर्भाशय के अंदर एम्ब्रियो का ही इम्प्लांटेशन होना, लेकिन एम्ब्रियो कैसा होगा, डिफेक्टिव। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, इसे भी एक्टोपिक नहीं कहते। एक्टोपिक के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज, क्लीवेज के लिए क्या ट्रू है। ठीक है, एम्ब्रियो का साइज में इंक्रीज या डिक्रीज, सेल के साइज में इंक्रीज या डिक्रीज। क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम एक नॉर्मल सेल साइकिल की बात करते हैं तो उसमें एक फेज होती है एम, बाकी की जो फेज होती है वो होती है G1, G2 और S फेज। S फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, M फेज में होता है सेल का डिवीजन। ठीक है, G1 और G2 के अंदर क्या होता है, सेल का आकार बढ़ता है। क्लीवेज के अंदर क्या कंडीशन होती है, क्लीवेज के अंदर S फेज होती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। लेकिन G1 और G2 फेज नहीं होती है, यानी कि डिवीजन तो हो रहा है लेकिन उस सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से होता है कि अगर इस सेल में डिवीजन होगा तो ये, इस सेल में डिवीजन होगा तो ये, इस तरीके से डिवीजन होते हैं, लेकिन सेल का या ओवरऑल साइज में इंक्रीज जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, क्लीवेज। तो सेल का जो साइज है वो छोटा होता जाता है हर बार, न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होता जाता है हर बार, कम 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 होता जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, साइज ऑफ सेल्स डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन, सेल्स का साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज। एक्रोसोम रिएक्शन इन द स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, एक्रोसोम्स जो होते हैं वो स्पर्म्स का सबसे एपिकल पार्ट होता है, शीर्षस्थ भाग। ठीक है, ओवम जो होती है, ओवम एक केमिकल रिलीज करती है जिसको कहा जाता है फर्टिलाइजिन। ये जो फर्टिलाइजिन केमिकल्स होते हैं इसके ऊपर कई तरीके के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, रिसेप्टर साइट्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स के ऊपर ओवम की सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे लगे हुए एंटी फर्टिलाइजिन केमिकल्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों जो है हर एक स्पीशीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे चिंपैंजी के लिए दोनों स्पेसिफिक होंगे, अदर मैमल्स की स्पीशीज़ के लिए दोनों कैसे होंगे, स्पेसिफिक होंगे। तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन जो होती है ये ट्रिगर करती है एक्रोसोम के रिएक्शन को। एक्रोसोम का काम क्या होता है, इसके अंदर लाइसोसोमल लिक्विड्स भरा होता है जो कि जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करने का काम करवाती है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन ट्रिगर किससे होती है, बाय रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बन जाते हैं। सबसे पहले जो होती है वो होती है 2N सेल जिसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जनन मातृ कोशिका। इसके अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक है, ये होती है नंबर में 1। इससे 2 सेल्स बनती हैं, ये दोनों सेल्स जो होती हैं, सॉरी मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर नहीं होता, मियोसिस फर्स्ट होता है यहाँ पर। इस मियोसिस फर्स्ट से बनने वाली दोनों सेल्स जो होती है वो दोनों सेल्स क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। इन दोनों से एक एक क्या बनते हैं, तो टोटल 4 बनेंगी। ये जो बनने वाली सेल्स होती है ये कहलाती है स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु पूर्व। इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण, जिससे क्या बनते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं, तो ये थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इससे कितने बन रहे हैं, 2। टोटल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितनी बनती है, 1 स्पर्मेटोगोनिया से 2, और 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे, 2 स्पर्म्स।
तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 sperms are formed. Okay, 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन इज 16 क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस? पार्चुरेशन होता है बर्थ का जो प्रोसेस होता है, जिसे प्रसव भी कहा जाता है, ठीक है। उसके लिए इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है? इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का जब रेशो बढ़ जाता है, ठीक है, तब ये पार्चुरेशन के लिए एक ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पीयूष ग्रंथि जिसे कहा जाता है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। पिट्यूटरी से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन और पिट्यूटरी से ही रिलीज किए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये दोनों रिलीज कब होते हैं? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशो बढ़ जाता है, तो ये पिट्यूटरी को क्या भेजते हैं? सिग्नल्स भेजते हैं। और ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण यूट्राइन मसल्स, गर्भाशय की जो मसल्स होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होता है, और इसी को ही हम कहते हैं प्रसव की शुरुआत या इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है। इन तीनों का रोल होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन का पार्चुरेशन में कोई रोल नहीं होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क सिक्रीशन, दुग्ध स्त्रवण के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन या जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में क्या ऑब्जर्व किया जाता है? अगर हम ह्यूमन प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो जब तक 1 महीना कंप्लीट होता है, फर्स्ट मंथ कंप्लीट, तब तक हार्ट बीट जो होती है वो सुनाई देने लग जाती है। एम्ब्रियो का, भ्रूण का जो हार्ट होता है वो बन जाता है। सेकेंड वीक कंप्लीट होते होते लिम्स एंड डिजिट्स, हाथ पैर और उसकी फिंगर्स जो होती है वो बननी शुरू हो जाती है। थर्ड कंप्लीट होते होते ज़्यादातर जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स हो गए, किडनी हो गया, ब्रेन काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये जो मेन ऑर्गन्स होते हैं ये डेवलप हो चुके होते हैं प्रॉपरली। 5th मंथ के एंड तक उसकी मूवमेंट को देखा जा सकता है फीटस की, और बालों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। 6th मंथ के एंड तक आईलिड्स, आईलैशेस और बॉडी हेयर्स, जो स्किन के ऊपर बाल होते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान रखेंगे क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या रिप्लाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई किया जाएगा। इसने फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि क्या पूछा है? 3rd मंथ के एंड तक। तो 3rd मंथ के एंड तक क्या बनता है? देखिए, मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं ये बन जाते हैं, ठीक है। ये बनते हैं 6th मंथ के एंड तक। हेड का कवरिंग जो होती है ये होती है 5th के एंड तक, और मूवमेंट भी कब देखने को मिलता है? 5th मंथ में। तो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। Several hormones like HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय। हमने इसी वीडियो में पहले बात की थी कि जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, ये कई तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें कि है ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन और लैक्टिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया। इन सब का सिक्रीशन किससे किया जाता है? ह्यूमन फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान बाय प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। पार्चुरेशन या प्रसव के लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज किए जाते हैं? बोथ प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस। प्लेसेंटा के द्वारा और पूरी तरीके से जो मैच्योर फीटस होता है उन दोनों से। ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, जो फीमेल है, मादा जो है, उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले ऑक्सीटोसिन से नहीं। ऑक्सीटोसिन जो है वो सिग्नल शुरू होने के बाद में पिट्यूटरी का रिस्पॉन्स होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो ये नहीं होता। प्लेसेंटा ओनली नहीं, फुली डेवलप्ड फीटस ओनली नहीं। तो जो शुरुआती रिस्पॉन्सेज होते हैं, शुरुआती रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो प्लेसेंटा और फीटस, एम्ब्रियो जो होता है जिससे भ्रूण कह दिया जाता है, दोनों से दिए जाते हैं। ये दोनों पिट्यूटरी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। फिर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन सबको क्या करवाती है? रिलैक्सिन हार्मोन, इन सबको क्या करवाती है? रिलीज करवाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, इनमें से हैप्लॉइड सेल्स का करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा होगा? तो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्राइमरी oocyte आपके प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक अंडाणु कोशिका जो होती है ये 2n कंडीशन में होती है, हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड होती है। बाकी दोनों हैप्लॉइड है तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अभी हमने बात की थी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्र कोशिका, जिसमें कि क्या होएगा मियोसिस सेकंड, तो ये एन कंडीशन में होती है। फर्स्ट पोलर बॉडी भी एन होती है, अंडाणु एग सेल भी क्या होती है एन, तो ये हमें सही लग रहा है ऑप्शन बी ऑप्शन। सी भी देख लेते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या शुक्र जनन मात्र कोशिका, जिससे कि क्या होनी है शुरुआत होती है, तो ये कौन सी सेल होती है 2n, ये भी हो गया गलत। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एन होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके रहेंगे 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी पोलर बॉडीज क्या होती है एन होती है, हैप्लॉइड होती है, तो ये भी आपके क्या हो गया ऑप्शन गलत। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, प्रथम पोलर बॉडी तथा अंड कोशिका जो होती है ये। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ 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 सभी नीट एस्पायरेंट से के साथ में हमारा वीडियो शेयर कीजिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।